हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एस मेंस जो अभी जनवरी में होने वाला है उसके लिए जैसे मैंने पेपर 1, 2, 3 में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए आंसर लिखते समय, उन पे एक एक वीडियो बना दी है। अब इस वीडियो में हम पेपर 4 की बात करेंगे कि पेपर 4 में जब हम लिखेंगे तो हमको क्या ध्यान रखने वाली बात है। तो पेपर 4 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दो चीज़ें हैं, एक ग्रामर है और दूसरा है आपका जो कंपोजिशन वाला पार्ट कह दो आप या कह दो लेटर राइटिंग है या प्रारूप लेखन है, यानी लिखने वाला भाग है। अब इसमें जो ग्रामर वाला भाग है, जो व्याकरण वाला भाग है, वो आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए आप लिख लिख के याद कर सकते हो। और अगर अभी तक होपफुली आपने अपना जो भी है याद करने वाली चीज़ कर ली होगी, उसको रिवाइज कर रहे होगे, तो उसको बार बार आप रिवाइज करें तो वो बेहतर है। अब अगर हम जो लिखने वाली चीज़ जिसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखें तो सबसे पहली बात अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो चीज़ आती है उसमें आता है एक संक्षिप्तीकरण। अब संक्षिप्तीकरण का डिटेल में हम बता सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि संक्षिप्तीकरण में आपको क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है। संक्षिप्तीकरण में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको जो संक्षिप्तीकरण करना है वो हमेशा अपने शब्दों में करना है। आपको जो पैराग्राफ या जो गद्यांश दिया होता है उसको वैसे का वैसा नहीं उतारना है, उसको पढ़ के उसका अर्थ ग्रहण करना है और उसको फिर अपने शब्दों में लगभग 1/3 शब्दों में लिखना है। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो संक्षिप्तीकरण की या जो इंग्लिश में भी हम छोटा करके लिखते हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि उसका अर्थ ग्रहण करना और उसको अपने शब्दों में लिखना। तो जब आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो उससे सबसे अच्छे मार्क्स उसमें मिलते हैं। दूसरी बात आती है पल्लवन। अब पल्लवन कैसे लिखा जाता है? पल्लवन को लिखने का क्या तरीका है? पल्लवन होता है कि जैसे एक स्टेटमेंट या एक कथन दिया गया होता है, उसको आपको विस्तार से लिखना होता है। अब इसको विस्तार करने के कई तरीके हो सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसका अर्थ अगर आपको आता है तो वो लिखने का प्रयास करें। अगर उसके बाद फिर आप उसमें एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं कि जैसे कई बार आता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस प्रकार से आ गया। या फिर हिंसा बुरी चीज है लेकिन कायरता उससे भी बुरी है, ऐसे भी आता है। तो मतलब उसका आप अर्थ लिखे। और एक और आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपको पता है कि वो जो कथन है वो किसका है, तो अगर आप उसको मेंशन कर देंगे, उनको मेंशन कर देंगे कि ये कथन इसका है, तो आपका मतलब वो जो आंसर है वो और बेहतर हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जो फेमस फेमस लाइनें हैं जो हिंदी में और इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में एलोबोरेशन आता है, तो उसके आप ज़्यादातर जो इंग्लिश पोइट्स हैं उनका होता है, तो आप उनको ढूंढ सकते हैं कि गूगल में सर्च करके कि ये वाला जो आप सर्च करेंगे तो अपने आप आ जाएगा कि ये वाला जो है वो कथन इस पोइट का है या इस थिंकर का है, तो आप उसको नोट कर लें। अगर आप उसको अपने उसके एलोब्रेशन में या पल्लवन में मेंशन कर देंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि बाकी लोग वो मेंशन नहीं करेंगे। तो एक ये चीज़ है। अब दूसरी बात आती है, इसमें आप एग्जाम्पल, डेली लाइफ के एग्जाम्पल या कोई और ऐतिहासिक एग्जाम्पल है, उनको आप कोट कर सकते हैं। अब पत्र लेखन की बात आती है। पत्र लेखन में जो दो चीजें, एक तो है प्रारूप पत्र लेखन हो चाहे प्रारूप लेखन हो, जैसे अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, ये सब होते हैं। तो इनका एक डिसाइडेड ड्राफ्ट होता है। एक तो आपको वो पता होना चाहिए कि क्या होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके अंदर आप लिख क्या रहे हैं, ये भी बड़ा महत्व की बात है। हम ड्राफ्ट पे तो बहुत ज़्यादा जोर दे देते हैं, लेकिन अंदर क्या लिख रहे हैं उस पे उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अंदर आप क्या लिख रहे हैं वो भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि लगे कि आपका एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है, कि आपको प्रशासन के बारे में जानकारी है। तो अंदर लिखने वाली चीज पे भी आप ध्यान दें कि उसको इस प्रकार से लिखें। जैसे सामान्य कार्यालय पत्र आता है तो उसमें कई बार जैसे क्वेश्चन दिया होता है, तो आप ऐसी परिस्थितियों का वर्णन उसमें करें जो वास्तव में प्रशासन में दिखाई देती हैं। वो उसमें फिर आपकी कल्पना काम करती है, वो आप कल्पना के आधार पे उसमें लिख सकते हैं।
दूसरा है अनुवाद। अब अनुवाद में हमको क्या ध्यान रखना होता है? अनुवाद में हमको ये ध्यान रखना होता है कि एक तो आप ये देखें कि आपका अनुवाद अबसर्ड ना हो। अबसर्ड का मतलब क्या है कि कई बार हम जो इंग्लिश का स्टेटमेंट होता है उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपसर्ड बन जाता है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, या फिर वो अजीब सा मीनिंग होता है। हमको शब्द से शब्द जो है अनुवाद नहीं करना होता है, हमको उसका भावानुवाद करना होता है कि उसमें जो अर्थ हमको समझ में आ रहा है वही अर्थ हिंदी वाले में समझ में आना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें एक और ध्यान रखें कि जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कुछ तकनीकी शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, उन शब्दों का आपको वही अर्थ लिखना है जो उनका अर्थ होता है। जैसे आप फिजिक्स लिखा है तो फिजिक्स को भौतिकी या भौतिक विज्ञान ही कहेंगे, उसके अलावा आप कुछ और कह देंगे तो वो उससे काम नहीं चलेगा। तो ऐसे कुछ तकनीकी शब्द होते हैं, उनका अर्थ आपको वही लिखना होता है। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो जो आप पढ़ें, लिखने के बाद उसको पढ़ें कि उसका वो क्या अच्छा लग रहा है पढ़ने में। दूसरी बात कि जो इंग्लिश में लिखा गया है वही मीनिंग क्या हिंदी में आ रहा है। तीसरी बात कि जो तकनीकी शब्द हैं उनका आपने अर्थ वैसा का वैसा लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये अनुवाद में महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब निबंध की अगर हम बात कर लेते हैं तो निबंध में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि निबंध, एक तो आप जो आपको निबंध दिए गए हों उनमें से कौन से टॉपिक का चयन करना है। ऐसे टॉपिक का चयन करना है जो ब्रॉड हो, जिसमें आप कई सारी डायमेंशन मेंशन कर सकें। तो ऐसे टॉपिक का, चाहे इंग्लिश वाला निबंध पैराग्राफ हो चाहे हिंदी वाला हो, ऐसे टॉपिक का चयन करें जिसमें कि आप कई सारी डायमेंशन मेंशन कर सके। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान का गौरव या भारत का गौरव राजस्थान, इस प्रकार का जो निबंध है पैराग्राफ है, उसमें आप कई सारे डायमेंशन मेंशन कर सकते हो। कला संस्कृति मेंशन कर सकते हो, ऐतिहासिक चरित्रों को मेंशन कर सकते हो, और बलिदान जो हैं उनको मेंशन कर सकते हो, व्यक्तित्व हैं उनको मेंशन कर सकते हो। मतलब इस प्रकार का चयन करें जिसमें आप बहुत सारी डिवाइड कर सकें उसको, ताकि जब आप जैसे मान लो निबंध लिखते हो तो आप लिखो कला और संस्कृति, उसके नीचे फिर कला संस्कृति वाला पैराग्राफ आ गया, फिर व्यक्तित्व इस प्रकार से, ऐतिहासिक चरित्र, मतलब इस से आपका लगेगा कि काफी आपको उस जो निबंध है उसके बारे में काफी नॉलेज है। एक बात ये हो गई। निबंध में एक ये है कि आप जो कविता होती है, कुछ कविता की पंक्तियां होती हैं, वो आप नोट कर लें एक पेज पे, जो कई सारे निबंधों में उपयोग में आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी टेलीग्राम चैनल है उस पे ब्रॉड टॉपिक्स शेयर किए हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है। तो इन सब से संबंधित आप कुछ कुछ जो है कविता की पंक्तियां इकट्ठी कर सकते हैं। हो सका तो मैं भी शेयर कर दूंगा, मैंने कुछ तो शेयर की थी टेलीग्राम पे, अगर आपने देखी हो पहले तो वो आप देख सकते हो। तो निबंध में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वैसे तो उसके साथ साथ ही बात हो गई है, ग्रामर की बात हो गई। ग्रामर की बात तो खैर ये है कि आपको याद करना पड़ेगा। फिर भी इसमें हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज के कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उसको पढ़ें तो उसके बाद जब आप आंसर लिखें तो पॉइंट्स में आंसर लिखें। कम से कम 2 पॉइंट्स जरूर लिखें आंसर में, क्योंकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप एक सीधी लाइन लिखने की बजाय उनको 2 पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। वो डिपेंड करता है, कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स में नहीं भी लिखे जा सकते, लेकिन कोशिश करें अगर 2 पॉइंट्स अगर लिख पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये सेम ही चीज़ है ट्रांसलेशन वाली, प्रैक्टिस से आएगी ये वैसे तो। प्रिसाइज राइटिंग की बात सेम ही है, जो हिंदी में संक्षिप्तीकरण है वैसा ही है। पैराग्राफ राइटिंग की बात निबंध वाले के साथ ही हो गई है। एलोबरेशन ऑफ ए गिवन थीम, ये पल्लवन जैसा ही है। लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इसमें क्या है कि आप मेरा मानना यह है कि आपको लेटर लिखना चाहिए रिपोर्ट की तुलना में, क्योंकि लेटर में एक ऑलरेडी एक फॉर्मेट होता है, तो वही काफ़ी जो है कि जगह है उससे भर जाती है, बीच में आप मैटर लिख देंगे थोड़ा तो वो ठीक ठाक लगता है। तो ये इसमें हो गई। तो ये ओवरऑल बात थी फोर्थ पेपर की कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू।